क्या यमन में वर्षों से चली आ रही नाजुक शांति अब पूरी तरह टूटने लगी है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हूती हमलों के बाद यमन के मोखा इलाके में कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं? क्या सऊदी अरब की तेल सुविधाएं एक बार फिर हूतियों के निशाने पर आ गई हैं? और दूसरी तरफ क्या ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अमेरिका के सामने एक बड़ी रणनीतिक शर्त बना दिया है? इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से जुड़े 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को खारिज करने की बात कही है और साफ कर दिया है कि हमास के पूरी तरह हथियार डालने तक इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यमन से लेकर रेड सी, सऊदी अरब, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ईरान और गाजा तक एक साथ बढ़ता तनाव क्या मध्य पूर्व को एक नए और ज़्यादा खतरनाक दौर में ले जा रहा है। आदाब, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस विशेष अहम रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यमन में हुए ताज़ा हूती हमलों की पूरी जानकारी, मोखा में हुए मौतों और घायलों की स्थिति, सऊदी अरब के जिज़ान तेल सुविधा पर कथित ड्रोन हमले, रेड सी में बढ़ते टकराव, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर ईरान की नई चेतावनी और गाजा को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच सामने आ रहे मतभेदों के बारे में। शुरुआत करते हैं यमन से, जहां रविवार को हूतियों के हमले ने एक बार फिर हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। एएफपी को मोखा शहर के एक मेडिकल सोर्स ने बताया है कि इन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 नागरिक और 8 सैन्यकर्मी बताए गए हैं। इसके अलावा 32 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है, जिनमें 6 नागरिक शामिल बताए गए हैं। मेडिकल सोर्स के मुताबिक सभी नागरिक हाथाहाथ मोखा बंदरगाह पर हुए हमलों के कारण हुए हैं। ये आंकड़ा शुरुआती रिपोर्ट से ज़्यादा है। पहले सैन्य सूत्रों के हवाले से कम 4 सरकारी सैनिकों की मौत और 20 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में मेडिकल सोर्सेज की तरफ से बड़ी कैजुअलिटी फिगर सामने आई है। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि युद्ध और हमलों के तुरंत बाद आने वाले आंकड़े अक्सर बदलते हैं, इसलिए अंतिम संख्या आगे भी अपडेट हो सकती है। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा है कि संगठन ने मोखा के जो एरिया है उन सैन्य ठिकानों, सैनिकों और उपकरणों को निशाना बनाया है जिन्हें सऊदी दुश्मन से जुड़ा बताया गया। हूतियों का दावा है कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष की तरफ से किए गए सैन्य दावों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा तुरंत संभव नहीं होती है, इसलिए हूतियों के ऑपरेशनल दावों को उनके आधिकारिक बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। मोखा बेहद महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये यमन के रेड सी तट पर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अदन स्थित सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों में आता है। अब इस इलाके पर बड़े हमले होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि यमन में लंबे समय से बनी अपेक्षाकृत शांत स्थिति पर गंभीर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के गृह युद्ध में हूतियों और सऊदी समर्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच वर्षों से चली आ रही नाजुक युद्ध विराम जैसी स्थिति पिछले महीनों से कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। अगर ये स्थिति बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव में बदलती है तो इसका असर केवल यमन तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यमन की भौगोलिक स्थिति रेड सी और बाब अल मंदब के पास होने के कारण वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बीच हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा भी की है और रिपोर्ट्स के अनुसार रेड सी में सऊदी टैंकरों तथा तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। रविवार की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में सऊदी अरब के जिज़ान क्षेत्र में मौजूद तेल सुविधा से जुड़ी घटना भी शामिल रही है। हूतियों ने दावा ये किया है कि उन्होंने सऊदी अरामको से जुड़ी जिज़ान तेल सुविधा पर ड्रोन हमला किया है। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी के मुताबिक यह हमला सऊदी अरब की तरफ से उत्तर पश्चिमी यमन में कथित ड्रोन गतिविधियों के बचाव में किया गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि जिज़ान स्थित रिफाइनरी से जुड़ी एक सुविधा में सुबह आग लगी थी, जिसे दमकल कर्मियों ने बुझा दिया है। उपलब्ध बयान में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं की गई है, इसलिए हूतियों के हमले के दावे और सुविधा में लगी आग के बीच सीधा संबंध आधिकारिक स्वतंत्र जांच के बिना निश्चित तौर पर साबित करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर हूतियों की तरफ से सऊदी तेल बुनियादी ढांचे पर हमले बढ़ते हैं तो इसका महत्व बहुत बड़ा होगा। सऊदी अरब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है और रेड सी तट पर मौजूद ऊर्जा सुविधाएं उसकी व्यापक ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि सऊदी और ऊर्जा प्रतिष्ठानों से जुड़ी किसी भी सैन्य घटना को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार बहुत गंभीरता से देखता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा
उससे भी बड़ा हिस्सा ईरान और स्ट्रेट हार्मोज से जुड़ा हुआ है। हूतियों की तरफ से रेड सी में दबाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जल को लेकर भी बेहद सख्त बयान सामने आए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहिबी के हवाले से ये कहा गया है कि ईरान तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका तेहरान की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करता है। उनके मुताबिक मौजूदा रणनीतिक पर दबाव बनाए रखने की है और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में युद्ध का क्षेत्र बताया है। ये बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्गों में से एक है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। इसलिए इस मार्ग में लंबे समय तक व्यवधान आने पर तेल की कीमतों, शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी रविवार को कहा है कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही है और जब तक वाशिंगटन जून में हुए आंतरिक समझौते का कथित उल्लंघन जारी रखता है, तेहरान बातचीत शुरू नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जारी है। अराक्ची के मुताबिक ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जुड़ी एक व्यवस्था अंतिम चरण में है, लेकिन इसका मतलब तत्काल जलडमरू मध्य खोलना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह प्रस्तावित व्यवस्था भविष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले नए शिपिंग लेंसेज यानी समुद्री रास्तों की रूपरेखा तय कर सकती है, लेकिन ईरान की दूसरी शर्तें पूरी होना अभी भी आवश्यक है। यानी एक तरफ रेड सी में हूती दबाव और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर ईरान का रुख। दोनों को एक साथ देखें तो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। हालांकि हूतियों और ईरान की रणनीतियों को पूरी तरह एक ही ऑपरेशन मानना बिना ठोस प्रमाण के सही नहीं होगा, लेकिन दोनों घटनाक्रमों का एक साथ सामने आना निश्चित तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। अब चलते हैं गजा की तरफ, जहां अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध समाप्त करने की रणनीति को लेकर मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा है कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट को स्वीकार नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में कहा है कि इजरायली सेना तब तक किसी तरह की वापसी नहीं करेगी जब तक हमास वास्तव में और पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता है। नेतन्याहू का कहना था कि इजरायली सेना अपने सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ खतरों को रोकने के लिए कार्रवाई ऐसे ही जारी रखेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के नेतृत्व वाली बोर्ड ऑफ पीस ने पिछले महीने गजा युद्ध समाप्त करने की योजना में बड़ी प्रगति होने की बात कही थी। इजराइल और हमास पिछले साल योजना के शुरुआती हिस्से के तहत सीज फायर पर सहमत हुए थे, जबकि ट्रंप ने बाद में कहा था कि हमास अपने हथियार छोड़ने पर सहमत हो गया है। लेकिन अब नेतन्याहू का बयान ये दिखा रहा है कि योजना को ज़मीन पर लागू करने की शर्तों को लेकर गंभीर मतभेद मौजूद है। नेतन्याहू ने इसी कैबिनेट बैठक में ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समझौता हो या ना हो, जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। इजराइल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, जबकि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अलग रुख पेश करता आ रहा है। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकी हुई बताई जा रही है और हार्मोज को लेकर टकराव जारी है, नेतन्याहू का ये बयान क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पहली नज़र में यमन, सऊदी अरब, रेड सी, ईरान, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और गजा अलग अलग संकट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक साझा तत्व है: मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार बढ़ता दबाव। अगर यमन में हूतियों और सऊदी समर्थित बलों के बीच बड़े स्तर पर संघर्ष दोबारा शुरू होता है तो रेड सी का संकट गंभीर हो सकता है। अगर सऊदी ऊर्जा सुविधाओं पर हमले बढ़ते हैं तो तेल बाजार प्रभावित हो सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लंबे समय तक बाधित रहता है तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर और ज़्यादा दबाव आ सकता है। और अगर अमेरिका, ईरान तथा इजराइल के बीच कूटनीतिक रास्ता कमज़ोर होता है तो क्षेत्र में सैन्य टकराव का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि कई दावे युद्ध में शामिल पक्षों की तरफ से आ रहे हैं और उनकी स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में उपलब्ध नहीं है। इसलिए आने वाले घंटों और दिनों में सऊदी अरब, यमन, ईरान, अमेरिका और इजराइल की तरफ आने वाले आधिकारिक बयानों पर नज़र रखना बेहद महत्वपूर्ण बन गया है।
आज की इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मिडल ईस्ट से जुड़े हर बड़ी और अहम खबर के लिए जुड़े रहिए उज़ैर की आवाज़ के साथ।